नमस्कार दोस्तों, जीके पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया जीके में हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में भी हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हमने जो है महाजनपद काल खत्म किया था। अब हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल। जो कि महाजनपदों के काल के दौरान जो राजवंश होते हैं, उन्हीं के दौरान जो है बाह्य जो आक्रमण होते हैं, और इसमें जो अंतिम कुषाण शासक होते हैं उनके सामंत ही जो है एक श्रीगुप्त नाम का होता है, और वही आगे जाके गुप्त वंश की स्थापना करता है। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं गुप्त काल। और ये जो गुप्त है, ये जो मतलब कुषाणों के सामंत होते हैं। किसके? कुषाणों के सामंत। यहाँ लिख सकते हैं कुषाणों के सामंत है, और इनमें से था एक श्रीगुप्त, और वो करता है स्थापना, इसलिए संस्थापक माना जाता है। किसका? गुप्त काल का जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद एक और शासक आता है घटोत्कच करके। तो अगला जो शासक होगा वो, ये भी कोई खास शासक नहीं था, मतलब यानी कि शासक था, इतना योग्य या प्रभावी शासक नहीं था। और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये कुमार देवी से इसकी शादी होती है, और कुमार देवी जो लिच्छवी राजवंश की होती है। या लिच्छवी राजवंश की क्या है? राजकुमारी होती है। तो हम कह सकते हैं कुमार देवी लिच्छवी राजवंश की है, कुल की कुलदेवी होती है। सॉरी, लिच्छवी जो राजवंश उसकी राजकुमारी होती है, और उसकी शादी चंद्रगुप्त प्रथम से हो जाती है। और चंद्रगुप्त के बाद, प्रथम के बाद ये आता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो है ये है, इसको लिच्छवी द्वितीय भी माना जाता है, क्योंकि लिच्छवी द्वितीय हो जाएगा कि कुमार देवी का जो है बेटा है, तो ये कह सकते हैं लिच्छवी द्वितीय भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि लिच्छवी एक कुल था, यानी कि तो इस कुल की जो है कुमार देवी इसकी राजकुमारी थी, मतलब राजकुमारी, और चंद्रगुप्त से उसकी शादी होती है चंद्रगुप्त प्रथम से। और फिर समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त का बेटा होता है, और समुद्रगुप्त है लिच्छवी द्वितीय भी इसको कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। अब चंद्रगुप्त को इसके भी कुछ उपनाम है, और इस दो भारत नेपोलियन, और कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा है जो 3 जो सागरों या महासागरों का समुद्रों का पानी पीता था, ऐसा भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे बन लेते हैं, ये हमारे दक्षिण वाला भारत है, तो मान लीजिए समुद्रगुप्त ये साम्राज्य था यहाँ पे इसका गुप्त वंश का। तो समुद्रगुप्त का घोड़ा है, एक तो यहाँ अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, और तीसरा हिंद महासागर, ये कह सकते हैं। तो कुमारगुप्त का जो हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था, क्योंकि इसका साम्राज्य यहाँ तक फैला था, इसने इतना साम्राज्य फैला दिया था, तो यहाँ भी पानी पीता था, यहाँ भी पीता था, यहाँ भी पीता था। अब ये नहीं है एक दिन में पीता था, मतलब मान लीजिए इधर इस यात्रा पे गया है घूमता हुआ कभी, तो क्योंकि राजे की यात्रा पे तो जो राजा वो वंश मतलब राजा थे वो जाते ही थे, तो यहाँ घूमते घूमते आ गए, तो फिर एक दिन यहाँ पानी पी लिया, कभी यहाँ दक्षिण में पी लिया, कभी उधर पी लिया, तो इसलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा जो 3 समुद्र का पानी पीता था, तो इस प्रकार उसको कहा जाता है। भारत का नेपोलियन भी जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर इसका एक और नाम, मतलब इसको कविराज भी कहा जाता है, कवि राज भी कहा जाता है। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि वीणा वादक था, वीणा प्रेमी था, वीणा वादक या वीणा प्रेमी, वीणा प्रेमी कह सकते हैं हम, या वीणा वादक भी कह सकते हैं। फिर इसने कुछ सिक्के चलाए, जिसमें एक सिक्का था राजा रानी का, राजा रानी के सिक्के हम कह सकते हैं। तो इसने जो राजा रानी के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। तो ये कुछ समुद्रगुप्त की जो उल्लेख हम कह सकते हैं कि इनकी कुछ उपलब्धियां थी। अब समुद्रगुप्त के बाद आता है अगला चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हम गुप्तों के बारे में इसकी वास्तुकला या जो उपलब्धियां हैं वो भी देखेंगे, तो हम पाएंगे कि जो गुप्त काल है वो भारत के इतिहास का
एक तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उसकी वजह से इसको स्वर्ण काल माना जाता है। फिर देखो यहाँ जो है समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद है जो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त की शादी होती है देवी से, और रामगुप्त की जो है असमय मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। यह शकों पे मतलब यानी कि जीत हासिल करके विक्रमादित्य के ऊपर ध्यान करता है। तो यहाँ आ जाता चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद ये जो है देवी से शादी कर लेता है। ये मतलब इसका रामगुप्त का बेटा नहीं होता, लेकिन ये मतलब एक राजा ही मतलब यानी कि अगला मतलब जो शासक बन गया था, या गुप्त वंश का जो अगला शासक है राजा कह सकते वो आता है, तो ये इसे शादी कर लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की इसको मतलब ये शकों को हरा के विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण करता है। किसको? शकों को हरा के, शकों को हराकर। तो ये होगी चंद्रगुप्त द्वितीय की कि ये जो शकों को हराकर ये जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसके जो काल में एक चीनी यात्री जो यह यात्रा करने के लिए आया था, और उसका नाम है फायान, और इसने जो ग्रंथ देखा था फोक्यो की। फोक्यो की जो है फायान का ग्रंथ, कई बार पूछा जाता है। यहाँ तो फायान यहाँ आया, लेकिन वैनसांग वो हर्षवर्धन के काल में आगे आएगा, हम देखेंगे अभी। तो यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देखते हैं कि वो एक नंबर पे यहाँ लगाने के लिए 4 नाम दे देंगे। यहाँ दे देंगे मैगस्थनीज, और फिर यहाँ दे देंगे वैनसांग, यहाँ पे दे देंगे फायान, और कोई एक दे देंगे मार्को पोलो या कुछ भी। ऐसा कोई नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से इनका जो क्रम बताइए कि सबसे पहले जो है कौन आया था, या कौन सा विदेशी यात्री है या जो सबसे पहले आया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का समय आ गया, तो सबसे पुराना है जो मैगस्थनीज है। उसके बाद वैनसांग है, तो ये हर्षवर्धन के काल में आता है। फायान है तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त काल में आता है, और ये हर्षवर्धन या वर्धन वंश में आता है, तो मतलब गुप्तों के बाद आएगा जो। और ये मार्को पोलो है जो ये मतलब यानी कि मुगल दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है ये आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो फायान का हम ऐसे याद रख सकते हैं। फिर जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम देखेंगे, तो ये जैसे देवी से मतलब ये शादी कर लेता है, तो देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर इसके बारे में कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था, जिस प्रकार न्याय की जंजीर हुआ करती जहांगीर के काल में, तो यहाँ न्याय व्यवस्था है वो पत्थर की, जो एक तरीके से न्याय पत्थर का न्याय सिंहासन था इसके। ये मतलब लोगों की सुनता था, उसके न्याय भी करता था, मतलब यानी कि न्याय करने में ये विश्वास रखता था, एक तरीके से कह सकते हैं कि न्याय करता था लोगों के लिए। तो ये मतलब पत्थर का न्याय सिंहासन है इसने बंधा रखा था। फिर चांदी के सिक्के जारी हुए थे इसके काल में, यहाँ लिख सकते हैं हम चांदी के, तो चांदी के सिक्के हैं जो इसके काल में जारी हुए थे। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा का जो है वो बहुत विकास हुआ। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ, इसलिए इसके दरबार में जो 9 रत्न थे, जिसमें एक थे कालिदास, यहाँ देख सकते हैं हम कालिदास। और कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको, भारत के शेक्सपियर के रूप में जाने जाते हैं जो हमारे कालिदास हैं। और
मुख्यतः यह संस्कृत भाषा का विकास हुआ। तो यहाँ ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व थोड़ा बढ़ने लगे कहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को जो भाव ज्यादा मिलने लगे। किसको? ब्राह्मणों को हम कह सकते हैं। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में ये जानकारी, ये उल्लेख काफी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण सको आगे फायान, तो ये इसके काल में आया था, जिसने फोक की जो ग्रंथ की रचना की थी। और भारत का नेपोलियन जिसे कालिदास कहते हैं, वो इसी के नवरत्नों में से ही शामिल थे। और फिर संस्कृत, एक तो संस्कृत का विकास ज्यादा हुआ इसके समय में, और दूसरी जो हम कह सकते हैं कि चांदी के सिक्के जो चलाए गए, तो वो इसके द्वारा चलाए गए। फिर इसके बाद जो गुप्त वंश का शासक आएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ने जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तो हम ये कह सकते हैं। अगला जो हमारे कुमारगुप्त, गुप्त वंश का अगला शासक। तो इसने जो नालंदा विवि की स्थापना की, विवि मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की। और इसको तोड़वाया किसने? बख्तियार काकी ने तोड़वा दिया, या तोड़वाया, ये कह सकते हैं हम। तो कुमारगुप्त के बाद ये कह सकते हैं हमने, उसने जो तोड़वा दिया। फिर आता है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। और ये माना जाता है गुप्त वंश में अंतिम महान शासक। इसको क्या कहा जा सकता है? अंतिम शासक नहीं है, अंतिम महान शासक है। अंतिम महान, क्योंकि शासक तो बाद में भी हुए होंगे, अयोग्य शासक थे, महान नहीं थे, इसलिए ये क्या जो स्कंदगुप्त है वो एक तरीके से ऐसा जो गुप्त वंश का है, ये अंतिम महान शासक कहा जाता है। इसके समय हुणों के आक्रमण हुए थे, उसने रोक दिया था, ये कहा जाता है, मतलब कह सकते हैं हम। और दूसरी बात है कि इसका उल्लेख और भी मिलता है कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख, मतलब जो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, उसमें भी मिलता है। इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, या जीर्णोद्धार कह सकते हैं हम, जीर्णोद्धार इसने करवाया था। और इसके समय हुणों के आक्रमण हुए थे भारत पे, कह सकते हैं हुण आक्रमण कहा जा सकता है। हुण आक्रमण किसके समय हुए? पहले, सबसे पहले तो स्कंदगुप्त ने। लेकिन इसने क्या किया? रक्षा या सुरक्षा हम कह सकते हैं। तो भारत को इसने विजित रखा, किससे? अविजित रखा, हुणों से। हुणों का आक्रमण नहीं हुआ, सुरक्षित रखा भारत को उस समय। और इसके बाद जो हुए भानुगुप्त। अगला जो हमारे गुप्त वंश का शासक आता है वो होता है भानुगुप्त। और भानुगुप्त का एक अरण अभिलेख भी है, और उसमें सती प्रथा का उल्लेख होता है। तो हम ये कह सकते हैं अगला जो गुप्त वंश का शासक है वो भानुगुप्त। और इसका जो प्रसिद्ध एक अभिलेख है, कौन सा? अरण अभिलेख। अरण अभिलेख। और इसमें सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख हम कह सकते हैं। तो अरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये हम जानकारी रख सकते हैं। और ये गुप्त वंश का शासन था। फिर इसके बाद एक जो अंतिम शासक कह सकते हैं गुप्त वंश का, अंतिम है विष्णुगुप्त। तो ये हो जाएगा अंतिम शासक, यानी कि गुप्त वंश का अंतिम शासक। और इसको जो हरा दिया किसने? हुणों ने। हुण आक्रमण जो हुए थे, हुण भी बाहर के ही थे, तो एक तरह से हराया या विनाश कर दिया। तो गुप्तों के, यानी कि गुप्त वंश का जो अंतिम शासक विष्णुगुप्त होता है, उसको किसने? बाह्य आक्रमण और उन्होंने किसको? विष्णुगुप्त को हरा दिया एक तरीके से। और यहाँ पे जो ये अवर्ण शासन करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त वंश की जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ा। और उन्होंने जो मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि सब इधर से ही आ रहे थे भारत में, क्योंकि यही आने का रास्ता था। बाकी हिमालय था उधर, तो इधर समुद्र था, तो आए कहाँ से? फिर इधर से ही आते थे। तो इस प्रकार हमने गुप्त काल के शासकों को देखा। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन जो साहित्य है, कला है, वास्तुकला है, स्थापत्य कला है। क्योंकि गुप्त काल को जो प्राचीन भारत का, ये कह सकते हैं भारत के इतिहास का एकदम स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को। तो स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे जैसे संस्कृत का विकास हुआ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्थापत्य कला की बात करते हैं, यहाँ कला, वास्तुकला लेते हैं हम। इसमें हम देखते हैं कि धार्मिक रूप से देखें तो बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं,
बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। फिर बाघ की गुफाओं के बाद अजंता की गुफाएं, अजंता, तो ये कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में, एमएच, महाराष्ट्र में स्थित है। फिर यहाँ धार्मिक रूप से अगर वास्तुकला अभी स्थापत्य कला को देखते हैं तो बामियान में, अफगानिस्तान में एक बुद्ध की बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो भी गुप्त काल में ही वहां बनाई गई, बामियान। कहाँ? अफगान या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। और ये बुद्ध, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी, तो ये लिख सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति थी, लेकिन फिर आतंकवादियों ने इसको तोड़ दिया। अब ISIS के थे या फिर तालिबान के थे, पता नहीं, उन्होंने तोड़ दिया उसको। तोड़ के मतलब यानी कि वहां से पत्थर, एक आसमान पत्थर से बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, ऐसे पत्थर को, ये पूरा पहाड़ था इस प्रकार, इसको खोद के यहाँ जो बुद्ध की मूर्ति जो बनाई गई थी, ऐसे आदम बड़ी मूर्ति थी, लेकिन उन्होंने जो तोड़ दिया। तो ये जो धार्मिक, जो हम कह सकते हैं एक तरीके से स्थापत्य कला का या वास्तुकला का जो विकास गुप्त काल में देखा जाता है। फिर आती है सामाजिक स्थिति की, तो खासकर जैसे महिलाओं की स्थिति की देखा जाए तो सामाजिक स्थिति, तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक थी, महिलाओं की तो ठीक। और फिर कुछ महिलाओं के साथ सती प्रथा का भी उल्लेख मिलता है, एरन अभिलेख से, सती प्रथा, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि थोड़ी तो खराब भी थी सती प्रथा, किससे? एरन अभिलेख से। और एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति कहीं कहीं थोड़ी जो खराब लग रही है, सती प्रथा का उल्लेख मिला हुआ इस वजह से। फिर वैश्यवृत्ति भी कहीं कहीं प्रचलन में थी। बाल विवाह भी हैं जो कहीं न कहीं एक तरीके से प्रचलन में थे। और फिर हम देख लेते हैं छुआछूत, और ऊंच नीच, ये भी जो है प्रचलन में थे। किसमें? गुप्तकालीन जो सामाजिक स्थिति हम देखते हैं तो इसमें ये जो है एक तरीके से सामाजिक बुराइयों के रूप में जो विद्यमान थी, हम इसको यहाँ देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो ब्राह्मणों का हम कह सकते हैं किसी में ब्राह्मणों की स्थिति सुदृढ़ हो गई या विकसित ज्यादा हो गई, ज्यादा मतलब, क्योंकि भूमिदान में भूदान का जो सातवाहनों ने शुरू किया था, गुप्तों ने भी खूब की भूमिदान, और सर्वोत्कृष्ट थी गुप्त काल में। तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा सामंती व्यवस्था पहले ही थी, सामंतों को भूमि बांटी जा रही, ब्राह्मणों को दी जा रही। और ब्राह्मणों ने जब जैसे ही मतलब उनको एक कह सकते हैं ना रेपुटेशन मिलने लगी, तो उन्होंने अत्याचार बढ़ने लगे। तो कहीं कहीं है जो कर्मकांड वगैरह ये बढ़ने लगे वापस, तो ब्राह्मणों की स्थिति ये हुई। तो संस्कृत का जो है प्रभाव बढ़ने लगा, तो ब्राह्मणों की स्थिति मतलब ऊपर उठने लगी। तो साथ ही साथ जो संस्कृत का भी जो विकास होने लगा, और ब्राह्मण के अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे, श्रेष्ठ। तो समाज में कहीं कहीं विखंडन होने लगा, एक वर्ग अपने आप को विशेष से उच्च मानता और बाकी वाले कमजोर मानने लगे। तो ये भी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है। फिर इसके साथ ही साहित्य का विकास हुआ, हम कह सकते हैं। इसके साथ ही हम देख सकते हैं साहित्य, क्योंकि संस्कृत का विकास हुआ तो साहित्य का भी होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं साहित्य, साहित्य का विकास हुआ। फिर सेना का भी विकास हुआ, सेनाएं मतलब सामंत बनने लगे, तो सेनाओं में युद्ध होने की संभावना ज्यादा होने लगी। तो समुद्रगुप्त, यहाँ लिख सकते हैं उल्लेख इसका, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के समय, क्योंकि समुद्रगुप्त का घोड़ा तो 3 समुद्रों का पानी पीता था, इसलिए जो सेना थी वो ताकतवर थी। और फिर सिक्कों का जो प्रचलन ज्यादा हुआ, सिक्कों का विकास। और वास्तुकला, स्थापत्य कला तो हमने देखी है। और निम्न जातियों के लोगों को संडाल कहा जाता, हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर संडाल के पूछा जाए तो ये था निम्न जाति के लोगों को गुप्त काल में जो संडाल कहा जाता था। और बाल विवाह प्रचलन में था, हमने देखा ही है। और गुप्त वंशों का जो अंत हुआ गुप्त काल का, तो ये हुआ बाह्य हुणों के आक्रमण से, यहाँ लिख सकते हैं हम
गुप्त काल या वंश का अंत किसने किया? हुणों ने। ये भी मध्य एशियाई बाह्य विदेशी जो आक्रांत थे, इन्होंने जो कर दिया, हुणों का अंत कर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त काल के राजाओं को पढ़ा, साथ ही उनकी जो उपलब्धियां विशेषताएं खास करके वो देखी, उनके द्वारा किए गए कार्य वो देखे गए, और जहाँ से एक प्रायिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जैसे फायान आया तो वो भी हमने देखा। और बहुत सारी ऐसी जो जानकारी जो किसी भी एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, खास करके प्राचीन भारत के इतिहास में, वो देखी। और यहाँ गुप्त काल का जो प्रशासन में जैसे जो राजा था वो सर्वोच्च होता था, और ग्रामीण जो सबसे नीचे। तो मतलब प्रशासन में देखा तो राजा सबसे ऊपर, राजा और सबसे नीचे ग्रामीण, ये हुआ करता था। तो ये जो गुप्त काल का जो प्रशासन था उसको देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो कुमार और अमात्य, ये अगर विधायिका थी तो ये कार्यपालिका थी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जैसे प्रधानमंत्री है तो ये मुख्य सचिव, ये प्रधान सचिव है, ये सबसे छोटे हैं। तो ये फिर जो पटवारी वगैरह निचले स्तर पर काम करने वाले जो प्रशासनिक इकाई के रूप में, तो ये जो है गुप्तकालीन प्रशासन भी देख लिया हमने। और साथ ही जो गुप्त काल की जो खास करके राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उसको देखा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से जरूर आपने सीखा ही होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।